मैं इसके बारे में सुनिश्चित नहीं हूँ, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है लेबर पार्टी की मंशा यही रही होगी। सवाल: पुनः समझौते की बात करते हैं, आप उस समझौते में शामिल थे? क्या आपको याद है कि उस दौरान गांधी से आपकी क्या बातचीत हुई? डॉक्टर अंबेडकर हल्के स्वर में: हाँ, मैं यह बात अच्छी तरह जानता था। ब्रिटिश सरकार ने मैकडॉनल्ड के दिए मूल प्रस्ताव में मेरा सुझाव मान लिया था। मैंने कहा था कि हम एक समान निर्वाचित प्रतिनिधि चाहते हैं ताकि हिंदू और अनुसूचित जातियों के बीच दरार बनी रहे। हमें लगता है कि अगर आप एक समान निर्वाचन प्रतिनिधि उपलब्ध कराते हैं तो हम समाहित हो जाएंगे और अनुसूचित जाति के नामित वास्तव में हिंदुओं के गुलाम बन जाएंगे, आज़ाद नहीं रहेंगे। अब मैंने रामसे मैकडॉनल्ड से कहा कि वो इसी विषय को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमें अलग निर्वाचन प्रतिनिधि और आम चुनाव में अलग मत दें ताकि गांधी ये नहीं कह सके कि हम चुनाव के मामले में अलग हैं। पहले मेरी सोच यही थी कि पहले 5 वर्ष हम हिंदुओं से अलग रहें, जिसमें कोई व्यवहार, कोई संवाद न हो। ये सामाजिक और आध्यात्मिक कदम होता। आप एक आम मतदाता में भागीदारी के चक्र में क्या देख सकते हैं? इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए आप जिस अलगाववाद के बारे में सोचते हैं वो सदियों से बढ़ी है। यह सोचना मूर्खता है कि यदि 2 लोगों को एक साथ मतदान केंद्रों पर मतदान करने से उनके दिल बदल जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गांधी का पागलपन है। खैर, इसे अलग रखा जाना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था में अस्पृश्यों से मतदान कराते तो आप उन्हें उसी अनुपात की अपनी आबादी का प्रतिनिधित्व करने देते हैं ताकि मतदान पर बल मिले और प्रतिनिधि पर नहीं, ताकि गांधी और अन्य लोग शिकायत न कर सकें। रामसे मैकडॉनल्ड ने इसे स्वीकार कर लिया। ये वास्तव में मेरा सुझाव था। मैंने नेपल्स से उन्हें पत्र लिखा था। मैं चाहता था कि वो यही करें ताकि कोई समस्या न हो। उन्होंने यही किया। हमें अलग से निर्वाचन क्षेत्र और आम चुनाव में मतदान का अधिकार दिया, लेकिन गांधी नहीं चाहते थे कि हम अपने वास्तविक प्रतिनिधियों को भेजें। लिहाजा उस समझौते में अलग निर्वाचन क्षेत्र को नहीं जोड़ना चाहते थे और अनशन पर चले गए। फिर ये मेरे ऊपर आ गया। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि अगर आप समझौता नहीं मानना चाहते तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन हम समझौता स्वयं समाप्त करना चाहते थे। हमने समझौता छोड़ दिया। हमने हर वो चीज़ छोड़ दी जो सर्वश्रेष्ठ थी। आपको रामसे मैकडॉनल्ड का पत्र पढ़ना चाहिए, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि हमने अलगाववाद को बढ़ावा देने जैसा कुछ भी नहीं किया है, बल्कि हम एक समान निर्वाचन के जरिए दोनों गुटों को एक मंच पर लाकर इस खाई को भरना चाहते हैं। लेकिन गांधी का विरोध इस बात पर था कि हमें आज़ादी के साथ प्रतिनिधित्व न मिले। लिहाजा उन्होंने खुलकर विरोध किया कि हमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए। गोलमेज सम्मेलन में उनका यही रुख था। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय को जानते हैं। संविधान में सिर्फ इन्हीं 3 समुदायों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेकिन ईसाई, एंग्लो इंडियंस, अनुसूचित जाति के लिए संविधान में कोई जगह नहीं। उनके मुताबिक इन लोगों को आम लोगों के साथ मिक्स कर देना चाहिए। मैं जानता हूं कि उनके सभी दोस्त इस सोच को मूर्खता बता रहे थे। इस विषय पर उनके दोस्तों ने ही उनका विरोध किया। अगर सिख और मुसलमानों को विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाता है, जो राजनीतिक और आर्थिक रूप से हजारों गुना बेहतर स्थिति में हैं, तो अनुसूचित जाति और ईसाइयों को कैसे छोड़ा जा सकता है? उनका यही कहना था कि आप लोग हमारी समस्या नहीं समझते। वो बस यही कहते थे। इस मुद्दे पर उनके गहरे मित्र अलेक्जेंड्रिया का
उनसे खासा झगड़ा हुआ। जैसा उन्होंने मुझे बताया, एक फ्रेंच महिला जो उनकी अनुयायी थी, मैं उसका नाम भूल गया, उसने भी गांधी से जमकर झगड़ा किया कि हम इस सोच को समझ नहीं पा रहे हैं। या तो आप कहें कि हम किसी को कुछ नहीं देंगे और एक सामान्य प्रक्रिया होनी चाहिए। हम इस बात को समझ सकते हैं कि आप इसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया देखते हैं, लेकिन यह कहना कि मुसलमानों और सिखों को प्रतिनिधित्व देना और अनुसूचित जातियों को नहीं अजीब लगता है। वो कोई जवाब नहीं दे पाए। कोई जवाब नहीं। हमने ये उपाय सुझाया था। शुरू में उन्होंने भी इसे स्वीकार किया। जब उन्होंने खत में लिखा, रामसे मैकडॉनल्ड ने कहा कि अनुसूचित जातियों के पास कुछ भी नहीं है, कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। फिर उनके दोस्त ने ही कहा कि वो ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं और इसमें कोई उन्हें समर्थन नहीं देगा। फिर मालवीय और अन्य लोग मेरे पास आए और कहा कि क्या आप इस समस्या के समाधान में हमारी मदद नहीं कर सकते। मैंने कहा कि हमने ब्रिटिश शासन से जो पाया है उसकी बलि चढ़ाकर आपकी मदद नहीं करना चाहते। सवाल, और आप अपने विचार पर टिके रहें। डॉक्टर आम्बेडकर हल्के स्वर में, जैसा मैंने कहा कि मैंने दूसरा विकल्प सुझाया था। विकल्प ये था कि हम अलग इलेक्टोरेट छोड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन इसके लिए तैयार थे कि आप कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं। अंतिम चुनाव में खड़े होने वाले अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को पहले प्राथमिक चुनाव में अनुसूचित जाति के सदस्य ही चुनते। उन्हें 4 लोगों को चुनना चाहिए, फिर उन 4 लोगों को आम चुनाव में खड़ा होना चाहिए। हमारे पास सर्वश्रेष्ठ आना चाहिए ताकि हम कुछ भरोसा दे सकें कि आप अपने उम्मीदवार को वापस न लें। ऐसे में हम उन लोगों को चुन सकेंगे जो संसद में हमारी आवाज़ बन सके। ये प्रस्ताव गांधी को स्वीकार करना था, तो उन्होंने किया। हमें इस प्रस्ताव का सिर्फ एक चुनाव में फ़ायदा मिला। 1937 के चुनाव में फेडरेशन ने चुनाव में बहुमत हासिल किया। गांधी के एक भी उम्मीदवार को जीत नहीं मिली। हिंदुओं को इन समुदायों के समूह से लड़ना पड़ेगा, ये उनके दिमाग में था और वो हिंदुओं को बिना छोड़ना नहीं चाहते। सवाल, तो शायद ही उन्होंने पूरी तरह राजनीतिज्ञ की तरह काम किया। डॉक्टर आम्बेडकर, राजनीतिक की तरह वो कभी महात्मा नहीं थे। मैं उन्हें महात्मा कहने से इनकार करता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में उन्हें कभी महात्मा नहीं कहा। वो इस पद के लायक कभी नहीं थे, नैतिकता के लिहाज से भी। धन्यवाद।